हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। ये जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी बंदरगाह किसे कहते हैं, उसे थोड़ा सा जानते हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पे जल यानी कि ये जो समुद्र वगैरह होते हैं, जो समुद्र में चलते हैं, जो भी यानी कि उसे ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो भी यंत्र का हम उपयोग करते हैं, वो सभी जहाँ पे जिस स्थान पे जा कर के रुकते हैं उसे ही हम बंदरगाह कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ विशेष रूप से भारत के बंदरगाह के बारे में ही बताऊंगी, जिसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इधर बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसकी सहायता से समझाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे प्रथम में भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता है। यह व्यापार जल मार्ग तथा स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। यानी कि यहाँ पे शुरुआत में एक बार और आपको पढ़ के बताती हूँ। भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता था। यानी कि भारत में प्राचीन काल यानी कि शुरुआत से ही भारत में दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था, और उसके लिए किसी न किसी माध्यम की तो आवश्यकता होगी ही। तो उसके लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता पड़ी। जल के माध्यम से हम लोग व्यापार कर सकते थे, या फिर स्थल के माध्यम से। अब हम लोग स्थल के माध्यम से करते थे व्यापार, उसके लिए थोड़ा सा वो महंगा पड़ता था। तो और जल के माध्यम से करते तो वो सस्ता पड़ता था। यानी कि जो जलयान से जो यात्रा होती थी वह सस्ता होता था। और जलयान के लिए हमें जब हम जाते थे तो किसी भी देश में, एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो भी सामान होगा उसे रुकने के लिए किसी न किसी स्थान का तो आवश्यकता होगा ही। जहाँ पे हम लोग जाते थे और उस सामान को उतारते थे, उसी जगह को हम बंदरगाह कहते हैं, और इसलिए हमें बंदरगाह की आवश्यकता पड़ी। अब थोड़ा सा जानते हैं बंदरगाह के बारे में विस्तार से। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बंदरगाह व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी कि व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तट पे कई प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से होता है। यानी कि जिससे जो जलयान होते हैं उसका आना जाना आसानी से हो पाता है, और उसे ही हम बंदरगाह कहते हैं। यानी कि व्यापार करने के लिए समुद्र या नदी के तटों पे कोई स्थान होता है जिससे मतलब एक देश का सामान दूसरे देश में जाने आने में सुविधा होती है, और उसी स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। अब जानते थोड़ा सा बंदरगाह के बारे में, जो भारत में कितने हैं उसके बारे में। भारत में तो बंदरगाह ऐसे बहुत सारे हैं। भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में 13 बंदरगाह बड़े बड़े हैं, और जो 200 बंदरगाह हैं वह छोटे हैं। 13 बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु में, 13 बंदरगाह में 3 बंदरगाह हैं जो सबसे अधिक है। तमिलनाडु में 3 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, और जो 200 बंदरगाह है यह 53 बंदरगाह हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। 53 200 में से 53 बंदरगाह जो छोटे बंदरगाह है यह महाराष्ट्र में पड़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा छोटे बंदरगाह के बारे में एग्जाम्स में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको इस वीडियो में जो प्रमुख है यानी कि मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उसके बारे में बताती हूँ। और बंदरगाह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। अब जानते हैं थोड़ा सा कि प्राकृतिक बंदरगाह किसे कहते हैं और कृत्रिम बंदरगाह किसे कहते हैं उसके बारे में। वैसा बंदरगाह जिसे प्रकृति के द्वारा, यानी कि जिसे बनाने में मानव का कोई हाथ नहीं हो, या फिर जिसका उपयोग मतलब उसमें थोड़ा सा भी उसका निर्माण में मानव की कोई भी भूमिका न हो, वह अपने आप से स्वयं से बना हुआ हो, उसे हम प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। और जो कृत्रिम बंदरगाह है उसे थोड़ा सा समझते हैं। वैसा बंदरगाह जो नदी के तट पे मानवों के द्वारा जिसका निर्माण किया गया, या फिर जिसे मानव ने बनाया हो अपनी सुविधा के लिए, वो अपने सामानों के आवागमन के लिए, निर्यात आयात के लिए, वैसे बंदरगाह को हम कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग जाने कि बंदरगाह किसे कहते हैं और यह बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में, कि वह बंदरगाह कौन कौन से हैं और वह किस राज्य में स्थित है और उसकी क्या विशेषता है, और उन बंदरगाहों से रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में। हमारे 13 बंदरगाह जो बड़े हैं उनके बारे में आपको अभी बताती हूँ, जिसमें पहला है कांडला बंदरगाह। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और यह जो कांडला बंदरगाह है, अभी यहाँ पे आपको ये जो 6 दिख रहे हैं जितने भी बंदरगाह हैं, यह पश्चिमी छोर के यानी कि पश्चिमी तट के तरफ से। यहाँ भारत का नक्शा में आपको दिख रहा हो, इधर है पश्चिम, इधर पश्चिम में जितने भी बंदरगाह आए हैं ये सभी बंदरगाह इधर 6 बंदरगाह, यानी कि पश्चिम की ओर हम देखें तो हमारा 6 बंदरगाह पड़ता है, जिसमें सबसे ऊपर है हमारा ये कांडला बंदरगाह। अब हम लोग पश्चिम छोर का पहला बंदरगाह पढ़ रहे हैं जो है कांडला। अब जानते थोड़ा सा कांडला बंदरगाह के बारे में विस्तार से। यह गुजरात में स्थित है। हमारा जो कांडला बंदरगाह है यह गुजरात राज्य में स्थित है।
इसका नाम बदलकर दीनदयाल कर दिया गया, यानी कि यह जो कांडला बंदरगाह है इसका अब नाम बदल चुका है और इसका कांडला नाम बदल करके दीनदयाल नाम कर दिया गया है। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था, यानी कि यह जो हमारा कांडला बंदरगाह है जब भारत का विभाजन हो गया था, यानी कि जब भारत अलग हो गया था उसके बाद इस बंदरगाह का निर्माण हुआ था। आज़ादी के पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था, यानी कि आज़ादी से पूर्व यानी कि जब ये भारत देश जब यह परतंत्र था, जब यह गुलाम था, उस वक्त इसे व्यापार करने के लिए पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। और जब इसका विभाजन हो गया तो यह पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण अब यह भारत में नहीं रहा और इसके कारण जो ये कराची बंदरगाह है यह पाकिस्तान में चला गया और यह अब भारत में नहीं रहा। तो और भारत को दूसरे देश से मतलब व्यापार करना तो कोई ना कोई बंदरगाह तो चाहिए ही, तो यही बंदरगाह के लिए मतलब ये जो कराची बंदरगाह है यह पाकिस्तान में चला गया और इसके उपयोग पे इसके स्थान पे हम लोग उसके बाद इसका ये जो कांडला बंदरगाह इसका गुजरात में निर्माण किए। अब जानते हैं थोड़ा सा यहाँ जो लिखा हुआ है उसकी सहायता से। आज़ादी के पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था और उसके बाद आज़ादी के बाद कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। मैं आपको जैसा भी बताई कि आज़ादी के पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले कराची बंदरगाह की सहायता से हम लोग व्यापार करते थे और वह जब उसका विभाजन हो गया तो वो पाकिस्तान में चला गया और उसके विकल्प के लिए हम लोग ये कांडला बंदरगाह का निर्माण किए। अब इस प्रकार से मैं आपको पहला बंदरगाह पश्चिमी छोर का पहला बंदरगाह के बारे में बता दी हूँ जो कांडला बंदरगाह है। अब थोड़ा सा ऊपर जानते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पे अब आगे देखते हैं। ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है, यानी कि जो हमारा कांडला बंदरगाह है इसकी सहायता से ही उत्तर भारत की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जो आवश्यकताएं होती है आयात निर्यात से संबंधित उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता ये कांडला बंदरगाह की सहायता से हो पाती है। और ये ये कैसे इतना महत्वपूर्ण है और हम किसी भी बंदरगाह से तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं, लेकिन हम इसका उपयोग सबसे ज़्यादा क्यों करते हैं आइए थोड़ा समझते हैं इसे मैप की सहायता से। ये जो कांडला बंदरगाह है गुजरात में स्थित है। यहाँ मैप में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे गुजरात है और गुजरात के ऊपर यहाँ सबसे ऊपर अब कोई भी बंदरगाह अब नहीं है, सबसे ऊपर यही बंदरगाह है। अगर आप बोलिएगा कि मतलब हम गुजरात से ना करके कोई दूसरा राज्य से करते तो इसके नीचे ही जितना भी बंदरगाह आते हैं अब इसके नीचे ही आते हैं और हम जितना ही नीचे जाएंगे ऊपर जाने के लिए और जितना भी राज्य है वो दक्षिण भारत में ही है ये बंदरगाह, ऊपर तो है नहीं। अब हम अगर ऊपर नीचे जाते हैं बहुत दूर उसके बाद ऊपर जाने के लिए हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा और इसीलिए सबसे ऊपर हमारा पड़ता है कांडला बंदरगाह। तो हमने मतलब ये सस्ता होने के कारण या फिर इसके कारण हम लोग जो ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो इसमें हमें कम खर्च लगता है, इसलिए सबसे यह बिजी है या फिर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं ये उत्तर भारत वाले लोग। इस प्रकार से हमारा पहला ख़त्म हुआ। अब दूसरा देखते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। आइए अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा मुंबई बंदरगाह के बारे में। अभी हम लोग जाने कांडला बंदरगाह के बारे में और दूसरा हमारा यहाँ मुंबई बंदरगाह। जैसा कि मैं आपको पहले बताई थी कि जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं 200 उनमें से 53 जो बंदरगाह हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह मुंबई की राजधानी है महाराष्ट्र। और हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ मुंबई बंदरगाह के बारे में। और अभी मैं आपको बता दी थी कि मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र, जो बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह हैं जो छोटे हैं और यहाँ पर कुछ बड़े बंदरगाह भी है जो 2 हैं, जिसमें पहला है मुंबई बंदरगाह और दूसरा है नहावाशवा बंदरगाह। अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि यह जो मुंबई बंदरगाह है यह महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारा जो यह मुंबई बंदरगाह है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, यानी कि यह जो मुंबई बंदरगाह है इसी के सहायता से भारत में जितने भी अधिकतर जो ये ट्रांसपोर्टिंग होते हैं यानी कि जो आवागमन की जो ये होती है वो सारी की सारी अधिकतर इसी से होती है, मुंबई बंदरगाह की सहायता से। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारे यहाँ मुंबई बंदरगाह है इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब इस प्रकार से हम लोग मुंबई बंदरगाह के बारे में जाने। अब यह
अब थोड़ा सा जानते हैं न्हावा शेवा बंदरगाह के बारे में। यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। यह बंदरगाह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि यह जो हमारा मुंबई बंदरगाह है यह प्राकृतिक बंदरगाह था, और यह भी जो यह न्हावा शेवा बंदरगाह है यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन यह कृत्रिम बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यह जो न्हावा शेवा बंदरगाह इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। जैसा कि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ था कि यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, और यह जो हमारा मुंबई बंदरगाह है और यह न्हावा शेवा बंदरगाह, यह दोनों महाराष्ट्र में ही स्थित है। और यह हमारा मुंबई बंदरगाह है, यह भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, और यह बंदरगाह बहुत ही बिजी बंदरगाह है। और इसी के दबाव को कम करने के लिए हम यहाँ मानवों के द्वारा यह कृत्रिम बंदरगाह का निर्माण किया गया, जिसका नाम है न्हावा शेवा बंदरगाह। अब इस प्रकार से हम लोग ये दो बंदरगाह के बारे में जाने जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब थोड़ा सा जानते हैं नीचे चौथा के बारे में। जो चौथा है हमारा मर्मागांव बंदरगाह। चौथा है हमारा मर्मागांव बंदरगाह। अब थोड़ा सा जानते हैं विस्तार से। यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है, यानी कि जो हमारा यह मर्मागांव जो है बंदरगाह यह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, यानी कि यह बंदरगाह जो जुआरी नदी है उसके मुहाने पे, यानी कि जहाँ पर से जुआरी नदी निकलती है वहीं पे यह बंदरगाह स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है, यानी कि जो ईरान देश है वहाँ पर जो लौह अयस्क का निर्यात होता है, यानी कि जो भारत से लौह अयस्क जाता है ईरान के लिए, इसका जो निर्यात होता है ये मर्मागांव बंदरगाह की सहायता से ही होती है। अब इस प्रकार से हम लोग 4 बंदरगाह के बारे में जान गए। अब जानते हैं थोड़ा सा 5वां बंदरगाह के बारे में, जो है न्यू मंगलौर बंदरगाह। यह बंदरगाह कर्नाटक में ही स्थित है। अब थोड़ा सा जानते हैं न्यू मंगलौर बंदरगाह के बारे में कि न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है, और यह कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा इसे याद हम कैसे रख सकते हैं, यानी कि इतनी सारी बंदरगाह है कभी हम भूल भी जाए तो इसका ट्रिक थोड़ा सा जानते हैं। इसका नाम है न्यू मंगलौर बंदरगाह। यह कर्नाटक में स्थित है, और आप लोग जानते होंगे कि कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। बंगलौर और मंगलौर यह दोनों मिलता जुलता है, यानी कि इससे हम याद रख सकते हैं कि कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है और बंगलौर में न्यू मंगलौर बंदरगाह है। और इस तरह से हम लोग इसे याद रखेंगे और इसे याद रखने में हमें सहूलियत होगी। इस प्रकार से हम लोग 5वां बंदरगाह न्यू मंगलौर बंदरगाह के बारे में जान गए। अब थोड़ा सा जानते हैं कोच्चि बंदरगाह के बारे में, जो हमारा 6वां बंदरगाह है, और यह पश्चिमी तट का सबसे अंतिम बंदरगाह है, यानी कि यह सबसे नीचे पड़ता है, जो केरल राज्य में पड़ता है। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में पड़ता है। यह कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अब इस प्रकार से हम आपको पश्चिमी तट के सभी बंदरगाहों के बारे में बता चुके हैं। आप अभी फ़िलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और थोड़ी देर में मैं आपको अब पूर्वी तट के बंदरगाह के बारे में बताती हूँ।